करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। फ्रेंड्स, आज की जो क्लास है हमारी भारतीय कर व्यवस्था भाग 1, क्योंकि ये क्लास बहुत बड़ी हो रही थी तो मैंने सोचा इसको 2 भागों में बांट दिया जाए। तो इसका भाग फर्स्ट मैं आज लेकर आया हूँ और कल इसका भाग सेकंड लेकर आऊँगा। फ्रेंड्स, ये एक ऐसा टॉपिक है जो मुझे पुराने जो पेपर थे मैंने वो एनालाइज किए थे, तो पता चला कि इससे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। फ्रेंड्स, इसका जो अभी पढ़ाऊँगा आपको भारतीय कर व्यवस्था पढ़ाऊँगा। इसके बाद एक जो इंटरनेशनल व्यापार होते हैं उसमें कर होता है उसके बारे में पढ़ाऊँगा। तो फ्रेंड्स, मेरा नाम रामतीर्थ भारती और आप सभी का एक बार फिर स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल इकोनॉमिक्स विद मी में। तो फ्रेंड्स, चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, भारतीय कर टैक्स। फ्रेंड, टैक्स होता है वो मेन रूप से 3 प्रकार का होता है, जिसके आगे चल के बहुत सारे पार्ट हो जाते हैं। इसका पार्ट जो फर्स्ट होता है प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष कर, और नंबर 2 है आनुपातिक, प्रगतिशील एवं अधोमुखी कर, और नंबर जो 3 पर आता है विशिष्ट कर एवं मूल्यानुसार कर। तो फ्रेंड, सबसे पहले देख लेते हैं हम कि जो प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष कर है वो किस प्रकार का कर होता है। इसको हम डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्स भी बोलते हैं। प्रत्यक्ष कर, इनडायरेक्ट टैक्स। प्रत्यक्ष कर ऐसा कर है जिसे वही व्यक्ति वहन करता है जिस पर ये लगाया जाता है। ये कानूनी रूप से लगाया जाता है, जिसका एग्जाम्पल है फ्रेंड्स संपत्ति का कर, आयकर। साथियों, एक ऐसा कर होता है कि जिस व्यक्ति पर लगाया जाता है वही इसका भुगतान करता है, किसी दूसरे व्यक्ति पर इसका बोझ वह नहीं डाल सकता है। तो फ्रेंड्स, आप समझ गए होंगे कि डायरेक्ट कर क्या होता है। बात कर लेते हैं इनडायरेक्ट कर की, अप्रत्यक्ष कर, इनडायरेक्ट टैक्स। अप्रत्यक्ष कर ऐसा कर है जिसे वह व्यक्ति वहन करता है जिस पर ये नहीं लगाया जाता है। अर्थात अप्रत्यक्ष कर लगाया किसी पर जाता है जबकि इसका वहन कोई करता है, जैसे कि बिक्री कर। फ्रेंड्स, जैसे कि मान लो कोई कंपनी है या कोई उद्योग है, मान लो वो उद्योग बिस्किट बना रहा है, तो जो सरकार टैक्स लगाएगी वो उस मालिक पर लगाएगी जो उद्योगपति है। लेकिन वो क्या करेगा, जो टैक्स का बर्डन होगा, जो टैक्स का भार होगा, वो किस पर विवर्तित कर देगा, जो उसे लास्ट टाइम खरीदेगा बिस्कुट को। अब मान लो जैसे फैक्ट्री है, वहाँ से एक जो एजेंसी होगी इम्पोर्ट एक्सपोर्ट की, वो खरीद कर लाएगी, फिर वहाँ से फिर डिस्ट्रीब्यूट होते होते वो किसके पास आएगा, बिस्किट उपभोक्ता के पास आ जाएगा। तो लास्ट टाइम जो कर की अदायगी करेगा वो उपभोक्ता करेगा। तो कहने का मतलब ये है कि जो अप्रत्यक्ष कर होता है वह उस लगता किसी पर और उसका वहन और कोई करता है, मतलब उसका जो भुगतान कोई और करता है। तो फ्रेंड्स, आई होप आप समझ चुके होंगे। आइए बात कर लेते हैं आनुपातिक, प्रगतिशील एवं अधोमुखी कर के बारे में। ये क्या होते हैं? सबसे पहले बात करेंगे आनुपातिक कर के बारे में। प्रोपोर्शनेट टैक्स। फ्रेंड्स, क्या होता है आनुपातिक कर? वह है जो सभी प्रकार की आय वाले व्यक्तियों पर समान दर से लगाए जाते हैं। आय के बढ़ने तथा घटने पर कर की दर को बढ़ाया या घटाया नहीं जाता है। आय में वृद्धि हो जाने पर कर की आय की वृद्धि अनुपात में ही होती है। तो फ्रेंड, जैसे कि अब नीचे एक तालिका दी गई है, उसके माध्यम से मैं आपको समझाऊंगा कि क्या होता है। फ्रेंड, जैसे कि किसी व्यक्ति की आय 1 लाख रुपए है, तो कर की जो परसेंट है वो 30% है। तो कर जो हो रहा है वो 30,000 रुपये हो रहा है। मतलब दूसरा कोई व्यक्ति, उसकी जो आय है, इनकम है 1 महीने की, वो 1 महीने की कभी की मान लो आप, जैसा डिपेंड अच्छा लगे, 2 लाख रुपए। तो कर की दर क्या है, 30% रही और 60,000 रुपये हो गई कर की। तीसरे व्यक्ति की 3 लाख रुपए है, कर की परसेंट कितनी है, दर कितनी है, 30% या 90,000। तो फ्रेंड्स, कहने का मतलब ये है कि जो कर की दर है इसका अनुपात कभी भी चेंज नहीं होता है, ऑल टाइम इक्वल रहता है बस। तो फ्रेंड्स, आगे बात कर लेते हैं प्रगतिशील कर के बारे में। प्रगतिशील क्या होता है? प्रगतिशील जो है, प्रगतिशील कर वह होता है जब आय में वृद्धि के साथ कर की दर में भी वृद्धि की जाती है, तो इस प्रकार के कर को प्रगतिशील कर कहते हैं, प्रोग्रेसिव टैक्स कहते हैं। इसको ही आरोही कर भी कहते हैं। फ्रेंड्स, ये कैसा होता है? मान लो 0 से 1 लाख तक की अगर किसी की आय होगी तो उस पर कोई कर नहीं लगेगा, छूट प्राप्त है, वो नॉट एप्लीकेबल।
किसी की आय 1 लाख से 2 लाख के बीच में, मान लो कुछ लोग हैं उनकी आय जो है 1 लाख से 2 लाख के बीच में है, तो उन पर जो कर की दर होगी वो 10% होगी। तो इस तरह से 10,000 रुपये टैक्स के बन जाएंगे। कोई तीसरा, मान लो एक तीसरा समुदाय है, उसकी आय जो है 2 लाख रुपये से 3 लाख रुपये तक है, और यहाँ जो कर की दर है वो 15% है। तो इस तरह से 10,000 प्लस 15 उसके 25,000 हो जाएंगे या 1,000 हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स आई होप आप प्रगतिशील कर को भी समझ गए होंगे। आइए बात कर लेते हैं अधोमुखी या प्रतिगामी कर के बारे में। फ्रेंड्स ये जो अधोमुखी कर होता है इसके 3 नाम होते हैं, अधोमुखी, प्रतिगामी, अवरोही कर, डिग्रेसिव टैक्स। इसमें क्या होता है फ्रेंड्स, ये प्रगतिशील कर का विपरीत होता है, अर्थात जैसे जैसे आय बढ़ती है कर की दर घटती जाती है। फ्रेंड्स इसमें क्या होता है, मान लो अगर किसी की आय 1 लाख रुपए है तो जो कर की दर होगी स्टार्टिंग में वो 60% होगी। तो इस तरह से जो कर की मात्रा होगी वो 60,000 रुपये हो जाएगी। किसी दूसरे व्यक्ति की आय मान लो 2 लाख रुपए है और कर की दर यह क्या होगा, जैसे ही आय बढ़ी कर की दर कम हो गई, 50 हो गई और 1 लाख रुपये उसका कर की मात्रा हो गई। मान लो किसी के 3 लाख रुपए है तो कर की दर फिर से कम हो गई और 40 हो गई। इस तरह से 1,20,000 रुपये उसका कर हो गया। तो फ्रेंड्स आइए अब बात कर लेते हैं लास्ट 3rd नंबर की, विशिष्ट कर एवं मूल्य अनुसार कर। ये किस प्रकार का कर होता है, किन किन चीज़ों पर लगता है उसके बारे में बात करेंगे। स्पेसिफिक एंड एड वोलोरम टैक्स, विशिष्ट टैक्स, स्पेसिफिक टेस्ट, वह कर होते हैं जो वस्तु की संख्या, आकार अथवा भार के अनुसार लगाए जाते हैं। कहने का मतलब होता है विशिष्ट कर उस पर लगते हैं, मतलब उसको देख के लगते हैं कि वस्तु की आकार क्या है, वस्तु की संख्या क्या है, वस्तु के भार क्या है, उसके अनुसार ये टैक्स लगाया जाता है। मूल्य अनुसार कर क्या होता है साथियों, इसके बारे में देख लेते हैं। मूल्य अनुसार कर, एड वोलोरम टैक्स, ये आमतौर पर लेन देन के समय लगाया जाता है, लगाए जाने वाला कर है, जैसे कि बिक्री कर या मूल्य वर्धित कर। तो फ्रेंड्स कर के बारे में आप समझ गए होंगे, मैं आशा करता हूँ आपको समझ आ गया होगा। तो फ्रेंड्स इस टॉपिक से क्वेश्चन आए हैं, जो कि देख लेते हैं कि इस टॉपिक से कौन कौन से क्वेश्चन और कब कब पूछे गए थे। 2019 की बात कर लेते हैं। 2019 में इससे क्वेश्चन आया था, पीकॉक वाइजमैन परिकल्पना में विस्थापन प्रभाव में समाविष्ट है। फ्रेंड्स ये क्वेश्चन जो है वैसे तो इंटरनेशनल का है, जो टैक्स में पढ़ाऊंगा आगे उसका है, लेकिन ये क्वेश्चन मैंने से अडॉप्ट कर लिया है, ये क्वेश्चन और अडॉप्ट हो गया है, तो इसको भी देख लो आप। बाकी जो पीकॉक वाइजमैन की जो परिकल्पना है मैं वो अगली क्लास में आपको समझाऊंगा, जब इंटरनेशनल टैक्स के बारे में पढ़ाऊंगा तब। उसे प्रशुल्क वगैरह जो होते हैं और स्तंभ क्षेत्र होता है वगैरह वगैरह उसके बारे में पढ़ाऊंगा, तब इसको मैं पीकॉक और वाइजमैन की परिकल्पना को वहाँ पे जो आपको करके दिखाऊंगा कि क्या होता है। तो फ्रेंड्स इसका आंसर देख लेते हैं, सार्वजनिक व्यय एवं कराधान के पुराने स्तर से अधिक नए एवं उच्चतर की ओर झुकाव। फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, भारत में जीएसटी कब से प्रभावी हुआ था। तो फ्रेंड्स जीएसटी इसकी फुल फॉर्म शायद आपको पता होगी, मैं बता रहा हूँ, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो फ्रेंड्स वस्तु एवं सेवा कर, इसकी जो शुरुआत हुई थी, प्रभावी हुआ था भारत में 1 जुलाई 2017 से ये प्रभावी हुआ था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स, कर प्रभाव संदर्भित है। तो कर प्रभाव जो संदर्भित है वो अंततः कर देने वाले व्यक्ति अथवा समूह से है। फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, कर का संपूर्ण बोझ उपभोक्ता द्वारा वहन किया जाता है यदि मद की मांग अलोचशील है और पूर्ति पूर्णतः लोचशील है। फ्रेंड्स अगर मांग बेलोच है और पूर्ति लोचशील है तो क्या होगा, संपूर्ण जो कर का भार होगा वो उपभोक्ता वहन करेगा। फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान से देखें। कर से संबंधित समिति का कालानुक्रम दिया है। सबसे पहले जो समिति आई थी उसका नाम था कराधान जांच समिति, जिसको मातृ समिति भी कहते हैं। नंबर दूसरी समिति आई थी प्रत्यक्ष कर जांच समिति, जिसे हम बाचू समिति कहते हैं। नंबर तीसरी समिति थी अप्रत्यक्ष कर जांच समिति, झा समिति कहते हैं। नंबर 4 जो थी कर धरा समिति, ये RJ चैलिया या राजा जे चैलिया समिति थी। तो फ्रेंड्स आइए आगे देख लेते हैं अगला क्वेश्चन क्या था। ये जुलाई 2019 में क्वेश्चन आया था, करारोपण से ऊर्ध्व क्षमता का अर्थ है। तो इसका अर्थ होता है अलग अलग आय समूहों के लोगों पर अलग अलग कर लगता है। जब अलग अलग आय समूह के लोगों पर अलग अलग कर लगता है तो उसे ऊर्ध्व क्षमता करारोपण कहते हैं।
फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन देख लें, एक कर प्रत्यक्ष कहलाता है यदि प्रभाव और आयतन एक ही व्यक्ति पर हो। फ्रेंड्स मैं आपको ये पढ़ा चुका हूँ पहले ही। फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, संकेंद्रण प्रभाव, संकेंद्रण प्रभाव, विस्थापन प्रभाव, निरीक्षण प्रभाव तथा कराधान प्रभाव में से बाइजमैन और पीकॉक परिकल्पना नहीं है तो करारोपण प्रभाव नहीं है। फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, एक टोल टैक्स आधारित होता है। फ्रेंड टोल टैक्स क्या होता है? टोल टैक्स वह होता है जब आप कहीं जाते हैं रोड के माध्यम से, तो जो हम रोड पर चलने का कुछ टैक्स देते हैं तो उसका ये कर होता है। जैसे मान लो हम रोड पर चलते हैं, कहीं ओवर ब्रिज है या कहीं पुल बनाया, कोई ब्रिज बनाया, तो उसके लिए टोल टैक्स दिया जाता है। तो फ्रेंड्स ये क्या होता है? एक टोल टैक्स आधारित होता है। तो टोल टैक्स जो होता है वो लाभ के सिद्धांत पर आधारित होता है, द बेनिफिशियल प्रिंसिपल पर आधारित होता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, 1 जुलाई 2017 से लागू वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी के अंतर्गत भारत में वस्तुओं तथा सेवाओं पर लागू 4 स्लैब कौन कौन से थे? तो फ्रेंड 5%, 12%, 18% और 28%, 5%, 12%, 18% और 28%। तो फ्रेंड्स ये 4 स्लैब थे। फ्रेंड्स आप बात कर लेते हैं 2018 की। दिसंबर 2018 में कौन कौन से क्वेश्चन आए थे? कोई आयकर प्रगतिशील होगा यदि, कोई आयकर प्रगतिशील होगा यदि कर की सीमांत दर कर की औसत दर से अधिक है। अगर कर की जो सीमांत दर है और वो औसत दर से अधिक है तो आयकर जो प्रगतिशील होगा। फ्रेंड्स आगे बात कर लेते हैं, मस्किरेव और थीन के कर प्रगतिशीलता को के मान को सही रूप में दर्शाता है। फ्रेंड्स मैंने आपको बताया था, जब मैं जो क्वेश्चन ये इंटरनेशनल वाला है, ये जब मैं आगे आपको इंटरनेशनल टैक्स कराऊंगा तो इसको प्रतिपादित करके दिखाऊंगा ये कैसे आता है। फिलहाल आप आंसर देख लें, माइनस का m इक्वल्स टू 1 - g अपॉन 1 - gb। तो फ्रेंड्स आगे देख लेते हैं, एक क्वेश्चन आया था 2018 में, दिसंबर 2018 में। अभिकथन ए, एक प्रगतिशील आयकर सम सीमांत त्याग पर आधारित होता है। कारण भी था, एक करदाता के लिए आय जितनी अधिक होगी मुद्रा की सीमांत उपभोक्ता में उतनी ही कमी होगी। तो फ्रेंड्स यहाँ का जो आंसर था ये दोनों ए और बी दोनों सही हैं, लेकिन ए और बी जो है एक दूसरे की व्याख्या नहीं करते हैं। तो फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, सामान्यतः आयकर आधारित है। तो जो सामान्यतः आयकर आधारित होता है वह कर दे क्षमता के सिद्धांत पर आधारित होता है। तो फ्रेंड्स आई होप आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। कल इसका सेकंड भाग आएगा, उसमें भी मैं इसके क्वेश्चन बचे हैं ओल्ड ईयर के। अभी मैं 2018 तक के क्वेश्चन ले चुका हूँ, अभी 8 साल के क्वेश्चन और बचे हैं। 2008, 7, 6, 5, 4, 3 जो 18, 17, 16, 15, 14 जो क्वेश्चन बचे हैं वो मैं क्वेश्चन और कराऊंगा कल आपको। तो फ्रेंड्स आज की क्लास आपको कैसी लगी कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं।